हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको मिलाऊंगा रितिका मेहरा जी से, जिनकी सीए फाइनल में ऑल इंडिया रैंक 43 है। इनसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे और इनकी सारी वो ट्रिक्स टेक्निक्स, इन्होंने प्लानिंग कैसे की, कैसे पढ़ाई की, कैसे रिवीजन किया, सारी बातें इनसे पूछेंगे। और इससे आपको समझ में आएगा कि अगर आपको भी रैंक लानी है तो आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। इनकी वो सारी स्ट्रेटेजी जिनके बेस पे ये ऑल इंडिया रैंक 43 लेके आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। तो पहला तो मेरा सवाल यही कि एक सीए एक जर्नी है अपने आप में, एक लंबा समय आपको निकालना होता है। तो इस जर्नी के बारे में बताइए, आपने इसे कैसे पूरा किया, कब सोचा, कैसे स्ट्रगल रहा, फाउंडेशन इंटर फाइनल कैसे रहा पूरा प्रोसेस, आर्टिकलशिप कहाँ से की आपने, कैसे मैनेज किया पढ़ाई को। सर ट्वेल्थ जब किया था तो उसके बाद मुझे कुछ करना था, तो मैं रेगुलर ग्रेजुएशन था मेरा, तो आई थॉट कि साइड बाय साइड हमें सीए भी करना चाहिए। और मेरा फाइनेंस और अकाउंट्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट भी था, सो आई चोज दिस लाइन एंड देन आई गिव माय सीए फाउंडेशन एंड आई क्लियर्ड दैट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली। एंड देन सीए आईपीसीसी, बिकॉज मेरा रेगुलर ग्रेजुएशन था तो मैं इतना ज्यादा कर नहीं पा रही थी, तो मैंने सिंगल ग्रुप दिया था उस टाइम पे। एंड उस टाइम पे मुझे पता नहीं था कि रैंक के लिए दोनों ग्रुप चाहिए होते हैं। हाँ, तो मेरा सेकेंड ईयर में कंप्लीट हो गया था आईपीसीसी, बट बिकॉज मैं रेगुलर कर रही थी तो आई कुडंट स्टार्ट द आर्टिकलशिप। तो फिर मुझे 1 साल डिले हो गया आर्टिकलशिप में, एंड आफ्टर आई क्लियर्ड माई ग्रेजुएशन आई स्टार्टेड माई आर्टिकलशिप। एंड आई वॉज वेरी क्लियर फ्रॉम द फर्स्ट डे कि मुझे फर्स्ट डे से मैं क्लियर था कि आई हैव टू बी कनेक्टेड विद माई स्टडीज, बिकॉज मुझे पता था एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इस लाइन में यही है कि आप पढ़ाई से बिल्कुल अलग हो जाते हो बिटवीन दीज 3 years। सो एंड मैंने स्टार्टिंग से एक सब्जेक्ट उठाया था, सो फाइनल्स में आते आते मेरा हो गया था, जुलाई तक मेरा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया था। तो आपने आर्टिकलशिप के दौरान एक पेपर करा बस? हाँ जी, जब मैं स्टार्टिंग से मैंने एज अ पेपर लॉ उठाया था, मैंने कॉर्पोरेट लॉस कि मैं कनेक्टेड। हाँ जी। ओके, तो आपने जब शुरू में आर्टिकलशिप की तो आर्टिकलशिप में प्रेशर काफी रहता है। हाँ जी। उस समय पढ़ाई कैसे मैनेज किया आपने? मॉर्निंग में पढ़ते थे, इवनिंग में पढ़ते थे? आजकल तो फोन में सब डाउनलोड हो जाता है आईसीआई का मटेरियल, तो कभी भी ट्रैवलिंग टाइम में वो ही कर लिया, कुछ वीडियोस देख ली फैकल्टीज की यूट्यूब पे, ऐसे कर लिया। तो और सुबह का टाइम में निकाल लेती थी, सुबह मैं कोशिश। आई एम नॉट अ पर्सन हु स्टडीज इन नाइट। ओके। और एग्जाम के कितने महीने पहले आपने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया था? मेरा जून में सब कुछ कंप्लीट हो गया था, एक सब्जेक्ट मेरा बाकी था तो वो जुलाई एंड तक हो गया था। ओके, तो आपने लगभग कितना समय रिवीजन को दिया? 4 months तो थे पूरे। 4 months पूरे थे। तो इसमें आपने कितनी बार रिवीजन किया? सर 4 months में तो मैंने ऐसे काउंट नहीं किया कितने बार किया होगा, लेकिन मिनिमम 2 times तो 4 months में था। एंड जो फर्स्ट रिवीजन होता है जिसको एग्जॉस्टिवली करना चाहिए, वो तो मैं जैसे ही मेरी कोचिंग्स खत्म होती थी उसी टाइम पे आई मेक श्योर कि अगर मैंने एक दिन में एक क्लास ली है तो मुझे वो टाइम निकालना ही है, दैट आई हैव टू रिवाइज। तो मेरा हमेशा जैसे ही मेरी कोचिंग कंप्लीट होती थी तो मेरा रहता था कि मेरा सिलेबस भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है द फर्स्ट टाइम रीडिंग। ओके, तो फिर आप कुछ समरी नोट्स बनाते थे? जब फर्स्ट टाइम रिवीजन करते हैं टाइम ज्यादा लगता है, फिर धीरे धीरे टाइम भी कम लगना चाहिए क्योंकि आखिरी में 1.5 दिन मिलता है सिर्फ। हाँ वो है, तो मैं नोट्स तो हाँ जिस कॉपी में लिखे रहते थे उसी में नोट्स बनाती रहती थी, जो भी मतलब मुझे लगता था जहाँ पे मुझे डिफिकल्टी आ रही है। एक आपका कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा था, वो एबीसी कॉन्सेप्ट, तो वो मैंने दूसरे सब्जेक्ट में भी अप्लाई किया। हाँ, तो एबीसी से बेनिफिट हो जाता है कि अपने को पता लगता है कौन से क्वेश्चन हमारे लिए बिल्कुल इजी है। हाँ जी, क्योंकि हर चीज को हम पेन डाउन नहीं कर सकते। और ए में अगर आता है तो मतलब अपने लिए मुश्किल भी और अपने को रिवाइज भी करना है उसको। बिल्कुल। तो ये आपने सभी सब्जेक्ट में लगा दी वाली टेक्निक? हाँ जी। और एग्जाम टाइम में क्या इसका इम्पैक्ट मिला आपको, क्या बेनिफिट मिला? सर जो सी कॉन्सेप्ट थे उनको मैंने पहले रिवीजन में ही कंप्लीट कर लिया था और मुझे पता चल गया था इनमें एज सच कुछ नहीं है, और अगर कुछ है भी तो उसे मैंने हाईलाइट कर लिया था। तो बात में कुछ क्वेश्चन ही थे जो देखने पड़े थे। जैसे आपकी ऑल इंडिया रैंक 43 आई, तो क्या आपने जब एग्जाम दिया था तो उस समय ऐसी फीलिंग कुछ आई थी आपको कि भाई अपनी रैंक आने वाली है? नहीं, मैंने रैंक के लिए कुछ नहीं। इट वॉज अ चेरी। और जब आपने रिजल्ट चेक किया तो उस टाइम पे कितना डर लग रहा था आपको, भाई
PASS लिखा होगा या फेल लिखा होगा, ऐसा कुछ मन नहीं में सर, डर था? नहीं, ये फेल वाला वर्ड मैं इमेजिन ही नहीं करती। अच्छा। जो होगा मैंने मेहनत, मेरा मानना है ये कि आपको मेहनत करनी चाहिए, बाकी छोड़ देना चाहिए। You have to give your पॉजिटिविटी से अपने आप को भर रखा है आपने कि हाँ पॉजिटिव जी, रहना आपने। तो वो उस दिन बिल्कुल। की फीलिंग फिर कैसी रही जब रिजल्ट आया, आपको पता लगा आपकी तो रैंक है 43, एक बार में दोनों ग्रुप पास हो गए आप? एक्चुअली उस समय मुझे रैंक का इतना कुछ पता नहीं चला, क्योंकि मैं पास देख के आई वॉज ओवरवेल्म विद माई परफॉर्मेंस। मुझे बाद में पता चला, मुझे काउंसिल मेंबर का कॉल आया था, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी रैंक आई है। उस समय तो मैंने ज्यादा कुछ फोन पे बोला नहीं तो लेकिन फिर बाद में मैंने एक बार खुद से भी चेक किया था। ओके। तो फैमिली में पहले किसको बताया आपने और क्या रिएक्शन था बाकी फैमिली मेंबर्स का वही रैंक सुनकर? मैं एक्चुअली ऑफिस ही गई थी, क्योंकि मैं घर में रह के प्रेशर नहीं लेना चाह रही थी। अच्छा। ऑल्दो आई वाज पॉजिटिव, बट स्टिल हो जाता है। हाँ, थोड़ा बहुत तो रहता है। तो फिर मैंने सबसे पहले अपने पापा को कॉल किया था। ही वॉज इन द ऑफिस एट दैट टाइम, तो ही वॉज वेरी हैप्पी कि ऑल इंडिया रैंक 43 आई है बेटे की। हाँ जी। तो आपने जैसे स्टडी करते हैं लोग, प्लान करते हैं, तो आपके कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जो फेवरेट हो कि भाई मेरा थ्योरी वाला ये सब्जेक्ट फेवरेट था या प्रैक्टिकल में ये वाला मेरा फेवरेट था, ऐसा कुछ बनाया आपने कि ये फेवरेट है मेरे, तो इनको जब मन करे तब पढ़ो, और ये फेवरेट नहीं है तो भाई इनको तो पढ़ना पड़ेगा? सर फेवरेट का तो नहीं, लेकिन जो फेवरेट नहीं थे उसके लिए डेफिनेटली प्रिपेयर किया था। दैट इज द थ्योरी सब्जेक्ट, लॉ एंड ऑर्डर। हाँ जी, वो मुझे मतलब ऐसा नहीं है मुझे समझ आता था, बट इट्स कुछ होते हैं कुछ सब्जेक्ट्स जिसमें आपको थोड़ा सा डर लगता है, तो वो मेरा कांस्टेंट था कि मुझे कितने भी रिवीजन कर लूं, सारे रिवीजन में वो सब्जेक्ट साथ लेके चलने हैं। तो जैसे जो स्टूडेंट आपकी रैंक आई, तो आपको पता है कि आपने कैसे प्रिपरेशन की, कैसे आर्टिकल्स को मैनेज किया, तो जो स्टूडेंट इस वीडियो को देखते हैं उनके लिए आपकी क्या गाइडेंस रहेगी कि कैसे वो शुरुआत करें? जैसे मान लो इंटर में पास हो गया, अभी आर्टिकलशिप भी करनी है, पढ़ाई भी करनी है, तो भाई पढ़ाई करना जरूरी है क्योंकि CA बनना जरूरी है, तो क्या तरीके से उनको, किस तरीके से आपके हिसाब से उनको इसको अप्रोच करना चाहिए, कैसे उसको पकड़ना चाहिए चीज को? सर जैसे मैंने बताया कि आप फर्स्ट डे से ही कोई भी एक सब्जेक्ट, किसी भी तरह से आप अपनी स्टडीज से कनेक्टेड रहिए। आपके पास एक बुक होनी चाहिए, एक सब्जेक्ट की बुक ले लीजिए और उसको पढ़ते रहिए ताकि आपका कनेक्शन ना टूटे। दिस इज द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग। उसके बाद आपका जो मन करे आप वो सब्जेक्ट उठा सकते हैं। बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा है कि एक फर्स्ट ग्रुप का एक सब्जेक्ट उठाते हैं, सेकंड ग्रुप का दूसरा सब्जेक्ट। मुझे वो समझ नहीं आता। मैं सोचती हूँ पहले एक ग्रुप कंप्लीट हो फिर दूसरे पे हम जंप करेंगे। तो मेरा एक स्ट्रेटेजी ये था। एंड ये था। और जैसे मैंने बताया कि कभी भी आप कोई भी कोचिंग ले रहे हैं, मेक श्योर कि जिस दिन कोचिंग ली है उस दिन का 3 घंटे की क्लास होती है, आप हाफ एन आवर डेफिनेटली एक दिन में निकाल सकते हैं। यू कैन स्पेयर दैट मच टाइम। तो आप हाफ एन आवर निकालिए, उतना टाइम नहीं लगता है क्योंकि क्लास 3 घंटे की होती है, लेकिन रिविजन के लिए आपको हाफ एन आवर ही लगता है। आप डेफिनेटली मेक श्योर कि आप उसको रिवाइज जरूर कीजिए, ये चीज है। और मेक श्योर कि 4 महीने पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। एंड मैं कैसे रिवाइज करती थी, जैसे मैं कोशिश करती थी कि मैं सारे सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलूं। मैं जब रिवाइज करती थी, लाइक वी हैव 8 सब्जेक्ट्स, तो 8 सब्जेक्ट्स है तो 7 सब मैं कोशिश करती थी दिन में 6 सब्जेक्ट्स रिवाइज करूं। एक दिन में 6 सब्जेक्ट? हाँ जी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था अगर मैं एक दिन में 2 सब्जेक्ट रिवाइज करूंगी तो बाकी 6 से मेरा कनेक्शन टूट जाएगा। ओके। तो इसलिए मैं 6 सब्जेक्ट को दिन में लेके चलती थी। और इसलिए लेके चल पाती थी क्योंकि ऑलरेडी मैं उसको रिवाइज कर चुकी थी। मेरा थरो स्टडी जो होता है, फर्स्ट टाइम रिविजन, वो ऑलरेडी डन था। तो आपने जैसे एक दिन में 6 रिवीजन करने हैं, तो प्लानिंग बनाई होगी फिर तो आपने कि भाई अपने को 2 घंटे इसको देने हैं, 2 घंटे इसको देने हैं, क्योंकि भाई 12 घंटे भी अगर पढ़ना है तो 6 रिवीजन करने, तो भाई एक को 2-2 घंटे मिलेंगे। बिल्कुल, मैंने पूरा टाइम टेबल बनाया था। एंड मैंने पूरे स्लॉट्स बनाए थे। लाइक मैं सुबह ऐसे 4 o'clock से अगर मैं अपना शेड्यूल लगाती थी तो 2-2 घंटे हर सब्जेक्ट के लिए निकल जाते थे। एंड किसी सब्जेक्ट में, जैसे मैंने बताया कि जुलाई में मेरा एक सब्जेक्ट पेंडिंग था, तो उसके लिए मैंने 3 hours का रिविजन स्लॉट लगाया हुआ था। ओके। क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट क्या करता है, वो या तो 1 रिविजन करता है या फिर 2 करता है, तो मैक्सिमम 3 करता है। लेकिन आपकी स्ट्रेटजी अलग थी, आपने 6 सब्जेक्ट एक ही दिन में रिविजन पे डाले, प्रॉपर प्लानिंग के साथ। पूरे 4 महीने मैंने यही रिविजन किया है। ओके। तो आखिरी के जो 3-4 महीने आपने रिवीजन किया,
तो उस टाइम पे आपने जो प्लानिंग की तो उसमें कुछ आपने थोड़ा सा ब्रेक भी डाला कि भाई अपने को थोड़ा सा ब्रेक चाहिए संडे को या 2 हफ्ते में एक दिन को, या कितने घंटे आपने एक दिन में पढ़ाई की, कैसे मैनेज किया? सर अगर मैं 2 आवर्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करूँ तो 12 आवर्स तो वैसे ही हो गए हैं। कल तो वैसे ही हो गए। एंड ब्रेक वही था कि अगर मैंने एक स्लॉट 12:30 का रखा है तो दूसरा स्लॉट मैं 12:45 से रखती थी। अगर एक स्लॉट मेरा 12:30 पे कंप्लीट हो रहा है तो दूसरा स्लॉट में 12:45 से स्टार्ट करती थी, और बीच बीच में थोड़ा बहुत ब्रेक तो वैसे ही हो जाता है। ओके, तो मतलब मोटा मोटा 12 घंटे की इफेक्टिव पढ़ाई होगी और 3-4 घंटे का अपना मतलब 2-3 घंटे का ब्रेक आ गया, तो 15-16 घंटे अपने इन्वॉल्व हो गए पढ़ाई के अंदर। बिल्कुल। तो 15-16 घंटे आपने आखिरी में किया, आखिरी के 4 महीने के अंदर। उसके पहले आप ये कर रहे थे कि आर्टिकलशिप अपना कर रहे थे और शाम में अपना 2-3 घंटे 4 घंटे लगाए, एक क्लास कर ली और उसको रिवीजन कर लिया। हाँ जी। हाँ, आखिरी में जैसे आपने आखिरी के 1 साल के अंदर भाई ज्यादा फोकस करते हैं पढ़ाई पर कि आर्टिकलशिप अब थोड़ा सा कम ध्यान दो इस पर, अब पेपर्स पे मेन ध्यान दो क्योंकि एग्जाम आने वाला है। तो आपने ऐसा कुछ किया या फिर आपने बोला कि नहीं मैं शुरू से ही अपना 3-4 घंटे रोज दे रही हूँ तो वो मैं देती रहूंगी और आखिरी के 4 महीने की जो आपने लीव ली होगी उस टाइम पे पूरा रिवीजन करूंगी? कौन सी स्ट्रेटेजी आपने इसमें फॉलो की? सर मैंने पहले वाली चूज की थी कि आई वॉज कंसिस्टेंट थ्रू आउट द 3 years। मैं सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे निकाल लूं, इतना मैं करना कोशिश करती थी। और देयर वाज संडे, इवन संडे तो हमेशा ही रहा था। अच्छा, संडे को हमेशा ब्रेक लिया आपने? हाँ, नहीं ब्रेक नहीं, मतलब संडे तो हमेशा फ्री रहता था, तो वो भी तो एक स्टडी टाइम मिल जाता था हर 3 साल में। अच्छा 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 अच्छा। क्योंकि आपसे बात करके मुझे लग रहा है कि आपने पढ़ाई को बहुत पॉजिटिव लिया और उसमें कभी नेगेटिविटी आने नहीं दी कि यार अपन फेल हो सकते हैं, नंबर कमाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। अपना प्लानिंग बनाई, अपने अपना सोचा कि कैसे करना है, उसे कंटिन्यू करते गए बस आप। उसमें आपने डील हाँ नहीं करी कि छोड़ देना है या रोक देना है, उसमें डील नहीं करी आपने। प्लान बनाया और प्लान को फॉलो किया। हाँ जी, एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि लाइक हम क्या करते हैं, हम 60% प्रिपेयर करके जाते हैं काफी बार, जबकि मेरे मानना है कि अगर हम 100% कवर करके जाएंगे तो हम जाके 90% अटेम्प्ट कर पाएंगे वहां पे, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है जो आपने नहीं देखा होगा। एंड देन हम कहीं जाके जब हम लिखेंगे तब जाके 60% हम सिक्योर कर पाएंगे। एंड आई बिलीव दिस इज द ओनली रीजन आई सिक्योर्ड एग्जामिनेशन इन मेनी ऑफ द सब्जेक्ट्स। मतलब अच्छा, एग्जाम हॉल के अंदर जो 15 मिनट्स मिलते हैं उसमें कैसे आपने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई कि एग्जाम हॉल में अब इस पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है? सर जैसे इस बार क्या हुआ था, थ्योरी सब्जेक्ट्स में किसी किसी सब्जेक्ट्स में एमसीक्यू आए थे, तो मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी कि कौन सा पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, एमसीक्यू करना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव करना चाहिए। तो लाइक पहला पेपर ऑडिट का होता था एमसीक्यू के लिए, तो एमसीक्यू मैंने सोचा फिर उसी टाइम पे कि एमसीक्यू हम पहले करेंगे। बट व्हेन आई स्टार्टेड सॉल्विंग द एमसीक्यू मुझे लगा नहीं, मुझे इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है एंड इट विल बी टेकिंग मच मोर ऑफ द टाइम, सो आई वेंट टू द डिस्क्रिप्टिव पार्ट। लेकिन वही स्ट्रेटेजी मेरी लॉ का जो नेक्स्ट पेपर था उसमें चेंज हो गई, क्योंकि उसमें एमसीक्यूज वर मोर फेमिलियर, ऐसा लग रहा था बड़े बड़े एमसीक्यूज आए हैं, तो वो उस केस में ज्यादा हो गए थे। एंड यस दिस इज, एंड 15 मिनट्स में मैं कोशिश करती हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं मुझे वो आ जाएं, कौन सा मुझे अटेम्प्ट करना है और कौन सा नहीं अटेम्प्ट करना, वो थोड़ा सा उस पर डिसाइड कर लूं। लेकिन एसएफएम का पेपर थोड़ा सा टिपिकल था इस बार, तो उसमें थोड़ा सा स्ट्रेटेजी में उसमें यही नहीं चूज किया जा रहा था कि कौन सा अटेम्प्ट करना चाहिए और कौन सा छोड़ना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन में एक पार्ट आ रहा था और दूसरे में दूसरा नहीं आ रहा था। ओके, तो कौन सा पहले करें कौन सा बाद में करें, बड़ी कंफ्यूजन। अच्छा, आपके अब फ्यूचर प्लान्स क्या हैं कि भाई आप एमएनसी ज्वाइन करेंगे या कोई फॉर्म ज्वाइन करेंगे या फिर इंडिया के बाहर जॉब करेंगे, फॉरेन में जॉब करेंगे? क्या प्लान्स हैं आपके आगे, क्या सोच रहे हैं आप और किस फील्ड में जाना चाहेंगे और क्यों? सर मैं इंडस्ट्री में मूव करने की सोच रही हूँ, इंडस्ट्री में ही जाना है, प्रैक्टिस में ऐसा कुछ नहीं है जाने का। एंड इंडस्ट्री में भी फर्स्ट टाइम टारगेटिंग द पीएसयूज एंड आफ्टर दैट, और मेरा एक तरफ इंटरेस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के फील्ड में भी है, स्टॉक मार्केट की तरफ, सो आई वुड ऑल्सो बी लुकिंग आफ्टर दैट। और कैंपस में बैठने का तो भी ऑप्शन आएगा आपके पास? हाँ जी वो तो है। कोई और स्ट्रेटेजी जो आपको लगती है कि स्टूडेंट को हेल्पफुल होगी एग्जाम हॉल में, प्रिपरेशन में, स्ट्रेस मैनेजमेंट में, आर्टिकलशिप मैनेजमेंट में, या एक ओवरऑल जर्नी के अंदर, तो बताइए।
सर आई थिंक सबसे पहले तो आपको पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है पूरे ओवर द टाइम। आप चाहे तो थोड़ा बहुत ब्रेक भी ले सकते हैं, लाइक यू कैन गो फॉर अ वॉक और योगा और मेडिटेशन। मैं कभी कभार होता है ऑब्वियसली स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो आई गो फॉर अ वॉक इन दैट केस। एंड वन थिंग, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि आपका रिविजन, आप रिविजन करना तो मस्ट है, लेकिन जो पढ़ के आ रहे हैं उसको अगर आप सेम डे रिवाइज करेंगे तो वो और भी ज्यादा बेनिफिशियल होता है। ये तो सर शायद आपने भी अपनी क्लासेस में कहा था कि आप जो पढ़ के आ रहे हैं उसको प्लीज पढ़ के आइएगा नेक्स्ट डे। कि मैंने रिटेंशन, क्योंकि होता क्या कि अभी आपने कुछ पढ़ा तो नेक्स्ट डे रिवाइज करोगे तो याद रहेगा आपको, लेकिन उससे एक हफ्ते बाद करोगे तो फिर वो नया हो गया, फिर दोबारा से फिर पढ़ो उसको दोबारा से, तो वो रहता है। और अपना एक डिटेल्ड टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है। एंड मुझे लगता है टाइम टेबल को अपडेट करते रहना भी बहुत जरूरी है। लाइक आई सेड कि मैं 6 सब्जेक्ट्स को एक दिन में रिवाइज करना प्रेफर करती थी, तो डेफिनेटली ऐसा नहीं हो पाता था कि हर बार मैं उसको मीटअप करूं। तो मैं क्या करती थी, हर एक हफ्ते के बाद अपने टाइम टेबल को अपडेट करती थी। ओके, कंटिन्यूस अपडेशन चलता रहता था उसके अंदर कि अभी क्या करना है, कैसे करना है। तो जैसे कि मैं हाँ जी, हाँ बोलिए। जैसे कि मान लीजिए अभी क्या हो रहा है, मैंने एक हफ्ते का टारगेट लगाया है कि 2-2 घंटे में सारा पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा एक हफ्ते में, लेकिन क्या होता था, नहीं हो पाता था। लास्ट में कुछ कुछ चैप्टर्स बच जाते थे। सो व्हाट आई डिड, नेक्स्ट टाइम जब मैंने उस सब्जेक्ट का स्लॉट लगाया तो जो छूट गया उस चीज को मैंने स्टार्टिंग से दोबारा स्टार्ट किया। अब मैंने बैकवर्ड स्टार्ट किया। ओके, तो आपने ऐसे कभी कभी अगर प्लान पूरा नहीं हो पाया तो उसका ऐसे आपने कंपनसेट एडजस्ट किया कि ताकि वो नेक्स्ट टाइम पे बेहतर तरीके से हो पाए। हाँ जी, तो काफी सारी टेक्निक्स आपने बता दी। स्टूडेंट्स वीडियो को सुनेंगे तो उनको बहुत एडवांटेज होगा। लेकिन आपसे बात करके एक चीज मेरे को कॉमन फील हो रही है कि आप पॉजिटिव बहुत हैं, नेगेटिव सोचते ही नहीं है, और आप प्लान बनाते हैं अपना, उससे फोकस रहते हैं, प्लान को अपडेट करते रहते हैं। बट ये चीज मुझे एक यूनिक नजर आई आपके अंदर कि आप पॉजिटिव हैं। अक्सर डरता है स्टूडेंट की यार एग्जाम है, फेल ना हो जाए, रह ना जाए, मतलब 100 दिमाग में बातें आती हैं। लेकिन आपसे बात करके ऐसा लग ही नहीं रहा कि आपने कभी सोचा भी होगा इसके बारे में। अगर मुझे कभी कभार थोड़ा सा डर, ऑब्वियसली मैं ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, मुझे भी डर लगता था। अच्छा। तो ऑलवेज यूज टू मतलब अपनी मम्मा से थोड़ा सा मुझे बात करना अच्छा लगता था कि हो जाएगा ना। एंड शी वाज ऑलवेज फुल ऑफ पॉजिटिविटी। तो बोलती थी हाँ आपने कर दिया ना, लीव इट नाउ। बस। तो मतलब आपकी मदर आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट वाला काम कर देती है। हाँ जी, ये आप कह सकते हैं। कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो, लगे कि नहीं स्ट्रेस आ रहा है, नहीं होगा, तो मम्मा के पास जाओ और मम्मा को बताओ कि ये समस्या है, तो वहां से मिलेगी पॉजिटिव एनर्जी की नहीं हो जाएगा। वो एक लाइन बोलती थी, हो जाएगा, बस मेरा हो जाना था। अच्छा, तो उससे आपका स्ट्रेस रिलीव हो जाता होगा, आपको नहीं हो जाएगा, मम्मी कह रही तो हो जाएगा। तो हाँ, सही है। इंटरव्यू को साइन ऑफ करते हैं। और रितिका जी ने बहुत सारी टेक्निक बताई है, और सबसे खास बात जो इनसे बात करके मुझे फील हुई है कि पॉजिटिव बहुत ज्यादा रहना जरूरी है। अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो स्ट्रेस भी कम होगा और आप अपनी पढ़ाई फोकस कर पाएंगे। प्लान ऊपर नीचे हो सकता है, आपने जो प्लानिंग आज की, पॉसिबल है कि आप उससे फॉलो ना कर पाए, प्लानिंग पूरी अचीव ना कर पाए, तो कोई बात नहीं, उसको फिर से अपडेट करो, उससे कहीं एडजस्ट करो, फिर से रिवीजन करो। टेंशन बिल्कुल नहीं रहना, पॉजिटिव रहना है और अपने लक्ष्य पे काम करते रहना है। और उसके अलावा जब भी कभी स्ट्रेस आए तो अपनी फैमिली मेंबर से बात करो, ना कि यूट्यूब पे वीडियो देख के टाइम वेस्ट करो। तो आपकी फैमिली मेंबर्स आपके स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि रितिका जी ने जो भी बातें बताई हैं आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगी। एंड थैंक यू।